गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मधु। नमस्ते प्रांजलि। मेरी आवाज आ रही है सबको? ऑडियो वीडियो विजिबल है, पहले बता दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, कल क्लास नहीं थी। ठीक है। उसका रीजन था क्योंकि कहीं चली गई थी, उसके बाद मैं आके एडिट नहीं कर पाई पीपीटी। पीपीटी ही नहीं बनेगी तो आने के बावजूद भी लोग पढ़ नहीं पाएंगे ना। चलिए शुरू करते हैं। सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सब बच्चे आ गए हैं। सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र के बारे में। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के पहला टॉपिक है। अब आप लोग बताइए, धर्मशास्त्र के बारे में आप लोग क्या जानते हो? कौन पहले पढ़ चुका है, कौन पहली बार पढ़ा है? इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, है ना? और आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है। राम लखन कितना दिन बचा अभी? 96, 95? और जो नहीं पढ़ मतलब पहले जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो भी बोलेंगे कि मैंने नहीं पढ़ा है। 96 ओनली। ये वाला ओनली थोड़ा सा बुरा लग रहा है ना। सारे बच्चे बताएंगे कौन भी इसको पढ़ चुका है पहले। बोलिए। ये मैंने भी सोचा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि यूनिट्स पहले खत्म करनी पड़ती है। एक यूनिट खत्म होगा तभी दूसरा यूनिट शुरू होगा। अब इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना। कवर करवा सकते हैं जल्दी जल्दी, है ना? अभी तो मैंने बोला आप लोगों को कि खुद से भी स्टार्ट कर दो। अब देखो, ये जैसे यूनिट है ना? यूनिट मान लो अभी 2 खत्म हो चुका है, 3 खत्म हो जाएगा और फिर 1 हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद सीधे यूनिट कहाँ पे ले जाएंगे? 5 और 6 पढ़ेंगे, पॉलिसी का है। ठीक है। तो हम लोग का लगभग 5 यूनिट खत्म होगा। उसके बाद हम लोग यूनिट 9 ले लेंगे।
जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला यूनिट है जो अकेला है, ठीक है? हाँ, 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 हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है? और फिर जो लास्ट में जो यूनिट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशंस आते हैं जितने भी है जो साथ में 3 यूनिट है उसको कंप्लीट करेंगे, लास्ट में कंपेयर करेंगे। तो ये जो पॉलिसी वाला यूनिट है, ठीक है? वो उतना टाइम नहीं लेता है, ठीक है? जल्दी-जल्दी हम लोग पढ़ लेंगे। जो भी टाइम टेकिंग है वो यही दोनों यूनिट है, 1, 2, 3। उसके बाद जितने यूनिट्स हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ये हाँ, जो ये सब यूनिट्स है ना उसमें आप लोग को याद ज्यादा करना पड़ेगा। वेरी गुड। ठीक है, शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो जो कुछ कुछ यूनिट्स आप लोग खुद से भी उठाओ, क्योंकि लास्ट के जो भी यूनिट्स है ना जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, तो उन सबको ना आप लोग पहले से ही याद करना शुरू कर दो, कि जब मैं पढ़ाऊंगी तो रिवीजन हो जाएगा। उसके भरोसे बैठोगे ना कि जब मैम पढ़ाएंगी तो पढ़ोगे, उससे अच्छी बात है ना कि खुद से कुछ तो पढ़ के रखिए कि रिवीजन हो। मेहनत लगेगी तो जेआरएफ के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, धर्मशास्त्र, ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है। देखिए, हम लोग इसको अलग अलग बांट देते हैं। धर्म को अलग बांट दिया, शास्त्र को अलग बांट दिया। धर्म का मतलब क्या होता है? रिलीजन। शास्त्र मतलब होता है टेक्स्ट या फिर कोई बुक। ये क्लियर है? इससे क्या निकल के आ रहा है? आप ही बताइए, इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा कोई ग्रंथ जिसमें धर्मों के बारे में चर्चा हुई हो, है ना? यहाँ क्लियर है? सब लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे क्लियर क्लियर। अगर क्लियर होगा तो, नहीं होगा तो पूछिए। हाँ, धर्म के ऊपर लिखी हुई किताब या फिर जो भी टेक्स्ट बोल सकते हैं, हाँ, धर्मों की किताब। अब देखिए, भारतीय समाज में जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब में राजनीति के बारे में जो भी वर्णन हुआ है, वह धर्मशास्त्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारतीय समाज में बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, जैसे कि कौन कौन से धर्म ग्रंथ है? महाभारत हो गया, है ना? इसमें अर्थशास्त्र भी आता है। उन सब में जितनी भी राजनीति के बारे में जो भी चर्चाएं हुई हैं, वो सबका वर्णन का क्या होता है? धर्म। हाँ, रामायण हो गया, ठीक है? उन सब का वर्णन धर्मशास्त्र में होता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि धर्मशास्त्र ऐसी किताब है जिसमें धर्म का वर्णन होता है और राजनीति का भी वर्णन होता है, ठीक है? धर्म के अंतर्गत राजनीति का वर्णन होता है। ये बस समझ लीजिएगा, कभी भी यूजीसी नहीं पूछेगा कि डिफिनेशन बताइए। Whatever has been described about politics in all the scriptures of Indian society will come order to religious scriptures. ये क्लियर होगा, मुझे पता है। छोटी सी चीज पूछने वाली बात नहीं है, वो क्लियर होगा। हम देखिए, हम लोग दो पार्ट में डिवाइड, सॉरी, एक मिनट। यहाँ तक क्या रहा सबको? अब आप लोग बताइए कि धर्म का अर्थ क्या होता है? किसको पता है धर्म का अर्थ क्या होता है? हर एक बच्चा धर्म के बारे में जानता है, क्योंकि भारतीय जो भी समाज है, ठीक है, राजनीति है, उसमें धर्म को ही क्या माना गया है? सर्वोपरि माना गया है। इसीलिए धर्म के बारे में तो हम सब धर्म के ही इर्द गिर्द भारतीय राजनीति घूमती रहती है, हाँ? भारत की सभ्यता घूमती रहती है। तो धर्म के बारे में बच्चे क्या जानते हैं, बताएंगे?
वेरी गुड। देखिए, सिंपल वे में एक तो धर्म संस्कृत वर्ड है, ये याद रखिएगा। धर्म का अर्थ होता है, ठीक है, धारण करने योग्य। जो भी चीज धारण करने योग्य है उसे क्या कहते हैं? हम धर्म कहते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में धर्म को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में धर्म को क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिए फटाफट, सब बच्चे एक्टिव रहेंगे, सब बच्चे बोलेंगे। देखिए, एक वर्ड आता है रिलीजन, ठीक है। लैटिन वर्ड में इन्हें क्या क्या कहा जाता है? रेलिगरे, ये याद रखिएगा। इसका मीनिंग होता है टू बाइंड टुगेदर। इसका अर्थ एक साथ बांधना। अब आप ही बताइए कि धर्म और रिलीजन, हम लोग धर्म को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रिलीजन बोलते हैं। बट इन दोनों का वर्ड, ठीक है, अर्थ जो है वो एक दूसरे से क्या है? अलग है। डिफरेंस है ना? बताइए डिफरेंस है कि नहीं? मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए कैसे डिफरेंस है बनाने के लिए। मान लीजिए आप अपने शिक्षक का क्या करते हैं? आदर करते हैं, ठीक है। आप कभी ये नहीं कहते कि मैं अपने शिक्षक का आदर करता हूँ, ये मेरा रिलीजन है। ये क्या कहते हैं आप? ये मेरा धर्म है ना? क्लियर हुआ ये कि रिलीजन जो शब्द है वो डिफरेंस है उस बहुत धर्म से, ठीक है। और हम लोग जो भी पढ़ेंगे भारतीय समाज में, वो धर्म के ही इर्द गिर्द में घूमेगा, रिलीजन के नहीं। गुड इवनिंग विश्वजीत। क्लियर है सबको? ये सब लोग बोलिए। कमेंट थोड़ा फास्ट कीजिए, पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग ऐसे। हाँ, और हिंदू क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम जितना भी उन्होंने बनाया, स्टेट बनाया, ठीक है, राजा बनाया, वो किस लिए बनाया? क्योंकि हम लोग धर्म का पालन कर सके। और यहाँ पे रिलीजन, हम लोग पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं वेस्टर्न कल्चर में, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिलीजन क्यों बना था? डर पैदा करने के लिए, है ना? दोनों डिफरेंस बहुत दिखा रहे हैं, तो हम लोग धर्म के ऊपर ही पढ़ेंगे, ना कि रिलीजन के। जल्दी परंपरा शुरू हो गई, आगे जाओ। चलिए, जैसे मैंने बताया
उसमें यही बता रहा है कि धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य, सबसे उचित धारणा, अर्थात जिसको सबको धारण करना चाहिए, यह धर्म है। धर्म किसी के साथ भेद नहीं करता, ठीक है। हाँ, मनु की बात है इसमें, अभी मैं बताऊंगी तब पता चलेगा, ठीक है। The literal meaning of religion is most appropriate belief to be followed, which should be followed by everyone. This is religion. Religion does not discriminate against anyone. ठीक है। धर्म में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता है, सब एक जैसे रहते हैं, सामान्य रहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि भारतीय राजनीति चिंतन जो सार है वो धर्म है और इसी इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। दिस एसेंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स रिवॉल्व अराउंड रिलीजन। धर्म के ही इर्द गिर्द में भारतीय राजनीति चिंतन घूम रहती है। अब हम लोग अध्ययन के स्रोत, अब हम लोग धर्म को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। सोर्स ऑफ स्टडी क्या है धर्म की, इस पे बात करेंगे। और किसी की वीडियो रुक रही है क्या? आप लोग कमेंट कीजिए तो अभी मुझे पता चलेगा कि मेरे तरफ से प्रॉब्लम है या फिर मैं भी अपना वीडियो देख रही हूँ अभी। अभी तक तो नहीं रुक रही है, क्योंकि जब मैं चैट्स करती हूँ ना तो साइड में वीडियोस भी दिखा रहे हैं, ठीक है। आप लोग का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, क्योंकि और का तो नहीं हो रहा और मेरा भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ। अच्छा, इस रुकेगा तो बताइएगा, फिर मैं भी चेक करूंगी। अब देखिए, धर्म को पढ़ने के स्रोत क्या है? वेद, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण और स्मृति। स्मृति के ही अंतर्गत मनुस्मृति आती है। अब जाके क्लियर गया होगा। और इन सब में जो भी राजनीति चिंतन हुई है, ठीक है, वेद के अंतर्गत, ब्राह्मण के अंतर्गत, उपनिषद के अंतर्गत, पुराण के अंतर्गत और स्मृति के अंतर्गत जो भी राजनीति के बारे में बात हुई है, उस सबको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? धर्मशास्त्र में। क्लियर है ये? यहाँ तक क्लियर है? एक चीज बताइए कि हम लोग को पढ़ना क्या है? धर्म, क्या हुआ प्रांजलि? धर्म को किस लिए बनाया गया, ठीक है। बताइए, स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना? और किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेट रहेगा तो गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे।
मतलब प्रांजलि, और बताइए और किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं? इन इन्होंने टैक्स के बारे में बात की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कमेंट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, किंग के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, सिक्योरिटी तो इसी में आ जाएगा ना। और बताइए, और किन किन चीजों को पढ़ना है हम लोग को जब हम लोग राजनीति को पढ़ते हैं तो? सोचिए। अभी हम लोगों ने बोला रिलीजन, रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे ना, धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अभी मैंने लिखा रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा राइट्स क्या है। तो इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और ये सब याद रखिएगा, और इस सब का हिंदी बताने की मुझे नहीं लगती है जरूरत है, सबके बारे में आप लोग को पता है ना? मैं इसको छोड़ ही दूं। अब देखिए, ऐसे मैंने बताया कि धर्मशास्त्र में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसको दी जाती है? राजनीतिक चिंतन को। वही चीज ये लिखा है, धर्मशास्त्र को धर्म सूत्र भी कहा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है? धर्मशास्त्र इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ हिंदू लीगल लिटरेचर। हाँ, और इसमें हिंदू लीगल लिटरेचर के तहत, हिंदू कानून के तहत इन्होंने धर्मशास्त्र में राजनीति चिंतन की बात की है, और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, एक ही बात है। अब देखिए, यहाँ से आई मनुस्मृति के बारे में। धर्मशास्त्रों में सर्वमुख्य स्थान मानव धर्मशास्त्र को दिया गया है, ठीक है? जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? मनुस्मृति भी कहते हैं। अब इन मनुस्मृति हम लोग मनु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ह्यूमन धर्मशास्त्र है द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस इन धर्मशास्त्र। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि धर्मशास्त्र ही मनुस्मृति है। यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि धर्मशास्त्र के अंतर्गत मनुस्मृति आई है। ये क्लियर है? सारे बच्चे कमेंट करेंगे, थोड़ा सा जल्दी कमेंट करेंगे। देखिए, मनुस्मृति क्या होती है, कौन बच्चा जानता है? कमेंट कीजिए तो ये बैक कर देती। थोड़ा जल्दी, जिसको पता होगा वो लिखिए कि पता है, जिसको नहीं पता है वो लिख दीजिए कि नहीं पता है। मतलब कि उसके बारे में बताइए जिसे पता होगा। देखिए, मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखा गया था, लेकिन देखिए ये जब बात है ना, ये 2 शताब्दी की है, ईसवा पूर्व की बात है, ठीक है? अब इसमें
बहुत कम ही है चीज़ें जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये क्लियर नहीं है कि मनु कौन थे। लेकिन उस समय जो भी थिंकर्स थे उन्होंने मनु के बारे में बातें, चर्चाएँ लिखी हैं, उसी के बेस पे हम लोग मनु को जानते हैं। हुँ, चलिए वेरी गुड। जिन बच्चों ने बोला पहले मनुस्मृति में एक वर्ड आता है मनु। तो इन्हीं को क्या किया जाता है, मनु मानव जाति का जनक, पृथ्वी का प्रथम राजा तथा प्रथम विधि वेता कहा जाता है। मनुस्मृति में मानव जीवन के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था की गई है। द इंटायर सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज बीन अरेंज इन मनुस्मृति। हम लोग राजा मनु, इनको राजा मनु भी बोला जाता है। तो जो भी इंग्लिश थिंकर है इन्होंने इनको क्या बोला है, एडम बोला है। एडम के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? कहा जाता है कि एडम ही थे जो पहली बार धरती पे आए थे। ये इंग्लिश थिंकर्स बोलते हैं। लेकिन हमारे धर्म में मनु को कहा जाता है कि सर्वप्रथम यही क्या थे, धरती पे आए थे, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। पृथ्वी पृथ्वी का प्रथम, हाँ, राजा कहा जाता है। राम लखन पढ़ चुके हैं इसके बारे में, है ना? हम लोगों ने पुरानी किताबों में, आप लोग शायद 9th 10th में जब रहे होंगे, तो हम लोगों ने के बारे में पढ़ा है, एडम के बारे में। स्टोरीज में पढ़ा है कि एडम धरती पे सबसे पहली बार आए थे, उन्हीं के बाद सारा वर्ल्ड हुआ, ऐसे करके एक स्टोरी है, ठीक है? तो हमारे धर्म में उन्हीं को बोला जाता है मनु, क्योंकि इंग्लिश थिंकर्स ने इन्हें पढ़ा मनुस्मृति को, उन्होंने मनु को जाना, उन्होंने बोला कि ये सेम टू सेम कैसे हैं, हमारे एडम की तरह है। हाँ, बिल्कुल। इस्लामिक जो रिलीजन है उनके अकॉर्डिंग एडम ही थे पहली बार अर्थ पे आए थे, मैंने वही बोला। और हम लोग के धर्म के हिसाब से सबसे पहले कौन आए? मनु, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। अब मनु ने ही मानवता का प्रथम शिक्षक बने थे, ठीक है? ह्यूमैनिटी के फर्स्ट टीचर किसको कहा जाता है? और ये लगभग 1000 बीसी के पहले की बात है, ठीक है? उस समय की बात है। अब मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, ये सब याद रखिएगा। 12 अध्याय हैं मनुस्मृति में, और 2694 श्लोक हैं। और कुछ किताबों में आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट किताब में आप लोगों को मिल जाएगा 2685 श्लोक मिल जाएंगे। अब और बच्चों जो पढ़ के हैं उनको और अलग अलग नंबर्स के श्लोक तो नहीं मिले ना, एक बार क्लियर कीजिए तो। अब ये याद करने वाली चीज है, स्टोरी में रटने वाली चीज नहीं, कितने चैप्टर्स कितने श्लोक है। और कभी भी एमसीक्यू आएगा तो दोनों एक साथ नहीं देगा, कोई एक आएगा तो उसमें टिक करना है। क्लियर ये? थोड़ा फास्ट।
अब देखिए, मनुस्मृति का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद, क्योंकि अंग्रेजों ने भी इनको पढ़ा है, ठीक है, 1794 में आया था। और ये किसने इनको ट्रांसलेट किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया, ठीक है। और उसका नाम था ऑर्डिनेंस ऑफ मनु। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, याद रखिएगा कि मनुस्मृति का जो इंग्लिश अनुवाद आया था उसका क्या नाम था, कितने में आया था और किसके द्वारा किया गया था। अब सोचिए कितना पावरफुल ग्रंथ है कि वो लोग ट्रांसलेट कर रहे थे इसको पढ़ के। आप सब जानते हैं कि, अब बताइए, वेस्टर्न कल्चर में धर्म आया था तो कौन सा रिलीजन सबसे पहले आया था? सब लोग कमेंट करेंगे, हम तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वेरी गुड, ईसाई चर्च आया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, ठीक है, वो ईसाई धर्म के भी पहले आया हुआ था। हाँ, उसके बाद क्या आया? ईसाई धर्म आया, ठीक है। ऐसा माना जाता है पहले हिंदू धर्म आया, फिर ईसाई धर्म आया था, उसके बाद हमारे ही कल्चर में क्या आया था? मुस्लिम धर्म आया था। तो ये कुछ मान्यता है, ठीक है, जानना जरूरी है। जब आप लोग बहुत सारी बातें जानोगे तो जाके आप कहीं पे, जैसे कि लखन बताते हैं कि आप कॉलेज में बहुत सारी चीजें लेक्चर के तहत बोली जाती हैं, तो उस समय आपके पास वर्ड्स रहेंगे बोलने के लिए। अब देखिए, मैंने जैसे बताया कि हम लोग को पढ़ना है, स्टेट को पढ़ना है। स्टेट को कौन चलाता है? राजा चलाता है। तो मनु ने क्या बोला है कि जो राजा होगा, राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत दिया है मनु ने, तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब ये थ्योरी हो गई, एक तरह की थ्योरी को भी पढ़ना है। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग ऑरिजिन, की राजा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हाँ बिल्कुल, ठीक कह रहे हैं विश्वजीत। तो देखिए, धर्म को मानव धर्म शास्त्र का मूल मंत्र माना जाता है। धर्म इज बेसिक मंत्र ऑफ ह्यूमन धर्मास्त्र। राजा के देवत्व की स्थिति प्रदान करने का अर्थ है जो सर्वमान्य बनाना, उसे सर्वमान्य बनाना। इसका मतलब होता है कि राजा के ऊपर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। इन्हें, अब देखिए, हमारे भगवान है, भगवान के नीचे क्या आएंगे? किंग। इन्होंने बोला, कोई बात नहीं, इन्होंने बोला कि जो राजा है वो भगवान के द्वारा भेजा गया है, ठीक है, तो वो अराजक नहीं हो सकता। इस मनुस्मृति में अराजकता की बात बहुत ज्यादा आई है। अराजकता से आप लोग क्या समझते हो? हम लोगों ने जब ईसाई धर्म पढ़ा था तो भी हम लोगों ने अराजकता के बारे में पढ़ा था। तो ये किंग को क्या बोलते हैं कि किंग एकदम क्या है, कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी अराजक नहीं हो सकता। सर्वोपरि किसको मानना है इन्होंने? किंग को, क्योंकि जो भगवान के द्वारा ये भेजा गया है। बिल्कुल सही, हम लोगों ने अराजकता के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है।
जैसे कि हम लोग, अब ज़ाहिर-सी बात है आप लोग ईसाई धर्म के बारे में जानते होंगे, तो उनके जो भगवान है जेसस, उनके बारे में भी यही बोला जाता है कि वो भगवान नहीं थे, वो क्या हुआ था कि भगवान ने उनको भेजा था, है ना? तो सेम मनु ने भी बोला कि जो किंग है, वो कभी अराजक नहीं हो सकता, उसको सबसे प्रथम इन्होंने माना। तो हम लोग, आप देखिए, कहीं गवर्नमेंट की बात हो रही है, कहीं धर्म की बात हो रही है, अलग-अलग जगह अलग-अलग चीज़ों की बात हो रही है। लेकिन किंग को इन्होंने सर्वप्रथम माना, क्यों माना? क्योंकि तभी किंग क्या करेगा, मेन तो मुद्दा यही है ना कि धर्म का पालन करवाना है, तो किंग ही धर्म का पालन करवाएगा लोगों के द्वारा, लोगों से। क्लियर है ये? हाँ, बिल्कुल, प्रतिनिधि। और इसी के वजह से इनका आलोचना किया जाता है कि जो किंग होगा, अब मान लीजिए कि किंग डिक्टेटरशिप कर ले तो राजा को आप इतना अधिकार दे दीजिए कि राजा सबसे ऊपर हो जाए, तो पब्लिक को परेशानी हो सकती है, इसीलिए इनको क्या, इनकी आलोचना की गई उस समय। जाहिर सी बात है ना। हाँ, जाहिर सी बात है कि हमेशा हर हर व्यक्ति है उसकी सारी बातें आपको अच्छी नहीं लग सकती, तो कहीं कहीं इनका आलोचना भी हुआ है इसके वजह से। आप लोग को उसी को याद रखना है। अब ये फिर भागेगा। बच गया। नहीं बचा। चलिए। इन्होंने राजा को बोला कि राजा अराजक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास 8 दैवीय शक्ति होती। सोचिए। हाँ, बिल्कुल, सही बोल रहे हैं। इन्होंने ये बोला है कि राजा के अंदर 8 दैवीय शक्ति होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है? इन्होंने मतलब एक भगवान का दर्जा दिया था राजा को, प्रतिनिधि। राम लखन सही कह रहे हैं कि इन्होंने ये बोला कि राजा को ये सब कुछ मानते थे और राजा को कुछ ही करने का अधिकार था, लेकिन प्रजा कुछ बोल नहीं सकती। और ये कहीं न कहीं गलत है ना? प्रजा हमारे तरफ क्या है, अभी प्रजा का शासन है ना? बोलने के लिए ही सही। चलिए, अब इन्होंने बोला कि ईश्वर ने समस्त संसार की रक्षा के नियमित वायु, यम, वरुण, सूर्य, अग्नि, इंद्र तथा कुबेर के संयोग से राजा की सृष्टि की है। अभी नाम याद रखिएगा, है ना? कि राजा को विश्व की जो भी लोगों की, संसार की रक्षा करने के लिए राजा को इन चीजों से बनाया गया है। ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये याद करने वाला है, ये समझने वाला नहीं है। अभी मनु का राजा, इसीलिए बोला जा रहा है ना, जो मनु का राजा है, फिर हमारे यहाँ का जो भी राजा है, वो क्या हो सकता है, वो अराजक हो सकता है। हम सब समझ रहे हैं ना, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट। अब हमारे सामने कोई आम आदमी तो इन सारी चीजों पे व्याख्या करेगा, तो फिर हम लोग उसको अच्छा से जवाब दे सकते। बैक कर दूं?
लीजिए कर दिया, आप लोग लिख लीजिए, ये सारी चीजें लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया, अगर बता दिए तब तक प्रांजलि शायद लिख रही है। यहाँ तक सबको क्लियर है? सारे बच्चे बोलेंगे फिर एक साथ बोलते हैं। गुड प्रांजलि, हो गया। मनु का राजा निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि वह धर्म के अधीन है, ठीक है। मनु का राजा कभी भी अराजक नहीं हो सकता, है ना। ये मनु ने बोला है, राजा मनु ने या मनु ने। अब ये याद रखने वाली चीज है, राजा का सप्तांग सिद्धांत क्या होता है? स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोश, दंड और शुद्ध। ये सारी चीजें याद रखेगा। देखिए, ये जितने भी हम लोगों ने सब चीजों के बारे में पढ़ा, अगर इनमें से किसी को भी एक हटाया जाएगा, ठीक है, मैं एक सेकेंड ना, तो क्या हो जाएगा? राज्य धाराशायी हो जाएगा। अमात्य का मतलब क्या है? कौन बच्चा बताएगा? ठीक है, इनमें से रिमूविंग एनी वन ऑफ दिस कोलैप्स स्टेट, इससे क्या होगा? स्टेट में स्टेट क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। उन्हें इस सिद्धांत का मूल प्रवर्तक माना जाता है, इसीलिए इनको जो दैवीय सिद्धांत है, ठीक है, राजा का, उसका क्या माना जाता है? मूल प्रवर्तक माना जाता है कि इन्होंने ही मंत्री बोल सकते हैं, क्वीन नहीं बोलेंगे। ही कैन बी, देखिए उत्तर मिल गया विश्वजीत आपको। ही कैन बी कंसिडर्ड द ओरिजिनल ऑर्डिनेटर ऑफ दिस थ्योरी, इसीलिए, ठीक है। अब बताइए, किसने फिलोसफर किंग की थ्योरी दी है? किसने फिलोसफर किंग की थ्योरी दी है? आप लोग बताएंगे। दार्शनिक शासक, वेरी गुड। तो दार्शनिक शासक की जो थ्योरी है वो, हाँ, सब लोग बोल रहे हैं प्लेटो, प्लेटो सही है, वो प्लेटो के द्वारा दी गई है। अब इन्होंने बोला है, और अब देखिए, मनु के भी जो राजा है वो भी दार्शनिक हो गए ना एक तरह से, क्योंकि उनके अंदर कोई भी कमी नहीं है। तो इन्होंने प्लेटो की जो फिलोसफर किंग है उनमें और अपने जो राजा है उसमें डिफरेंस बताया है, तो एक महत्वपूर्ण अंतर है। एक सेकेंड चेक करने दीजिए। और 6 स्लाइड है, ज्यादा नहीं है, खत्म होने वाला। ठीक, देखिए, मनुस्मृति के राजा धर्म अर्थात प्रचलित कानून से बंधे हैं, ठीक है। द किंग ऑफ मनुस्मृति इज बाउंड बाय धर्म
द प्रिविलिंग लॉ। अब देखिए मनुस्मृति के जो राजा है कि धर्म के अधीन ही सब छोड़ा है, इसीलिए वो धर्म से बंधे हुए हैं, ठीक है। लेकिन प्लेटो के क्या है, प्लेटो का दार्शनिक शासक सत्य का पता लगाने के लिए प्रचलित मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता चल जाता है, और जब वह सत्य को पता लगा लेता है वह स्वयं कानून का कर्ता बन जाता है, ठीक है। इन दोनों में फर्क है, वो फर्क क्या है समझ में आया? रिपीट करूं, प्लेटो philosopher rulers goes on questioning the prevailing beliefs to find out the truth, and when they finds the truth he himself become the spokesperson of the law। बिल्कुल सिंपल वे में अगर समझा जाए दोनों को, तो जो मनु ये रहे प्लेटो, तो मनु के जो किंग है वो धर्म के अधीन है ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल, लेकिन प्लेटो के किंग है उनको कुछ पता वता नहीं था, ठीक है। प्लेटो के जो किंग है वो क्या करते हैं, सत्य की खोज करने के लिए क्वेश्चन करते हैं, और जब धीरे धीरे उनको सत्य का पता चल जाता है तो वो उस सत्य के क्या बन जाते हैं, प्रवर्तक बन जाते हैं, स्पीकर बन जाते हैं। क्लियर? तो एक तरह से जो मनु का किंग है वो ज्यादा पावरफुल हुआ, क्योंकि इनके पास ये सारा पावर है। अब एक आप ही बताइए, आप एक रास्ता आपको बना बनाया मिल रहा है और एक आपको रास्ता बनाना पड़ रहा है, उन दोनों में फर्क है। क्लियर है ना? देखिए दंड का महत्व क्या है बताया है मनु ने, इसके ऊपर आप लोग याद रखिएगा कि इन्होंने कर की बात की है, ठीक है, मैं अभी बताऊंगी, लेकिन याद रखिए आचार्य मनु ने दंड को राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया। राजनीति में दंड के महत्व को रेखांकित करने के लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि प्राचीन हिंदू शास्त्रों में शासन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट को दंड नीति की संज्ञा दी जाती थी। तो इन्होंने दंड को क्या माना, दंड को इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, प्राचीन हिंदी शास्त्रों के अंतर्गत जो शासन के सिद्धांत होते हैं प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, उसको दंड नीति बोला जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्लियर हो गया? तो ये क्लियर है। हाँ बिल्कुल, आचार्य मनु हैज accepted punishment as an important part of state। देखिए सिंपल सा चीज समझिए, इन्होंने पहली चीज इन्होंने दंड को इम्पोर्टेंट माना है, ठीक है, क्योंकि आप दंड नहीं दोगे तो क्या होगा, तो हमारे जो लोग हैं वो क्या बन जाएंगे, अराजक बन जाएंगे। दंड से इनको लोगों को डराना है, ठीक है। अब दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली है कि जो हमारा पुराना प्राचीन हिंदू शास्त्र था उसमें प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट है ना, शासन का सिद्धांत, उसमें उनका दूसरा नाम है, उसको क्या बोला गया है, दंड नीति। तो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट को दंड नीति बोला गया है। तो जो भी उनमें जो प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के, वो सब क्या होंगे, लॉ होंगे। हाँ, लोगों को धूर्त बताया है। ये क्लियर हुआ सबको? To underline the importance of punishment in the politics, it would be enough to say that the ancient Hindu scriptures principle of government were called fuel, final है यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, पॉलिसी। सबको क्लियर है सब बच्चों को?
अब देखिए, थॉमस हॉब्स ने भी दंड को स्वीकार किया था, ठीक है? थॉमस हॉब्स हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्होंने क्या बोला था, जो प्रतिज्ञा पत्र शक्ति की नींव पर ना टिके हो, वह कोरे शब्द जाल है, जो मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करने में सर्वथा असमर्थ है। ये थॉमस हॉब्स के द्वारा बोला गया था, ठीक है, दंड के बारे में। तो अगर क्वेश्चन में आता है ना, इनकी ये बात लिख के कि ये किसने कहा है, तो आप लोग ये चीज याद रखनी है। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बोला है, दंड को महत्व दिया है। क्लियर है ये? थॉमस हॉब एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ पनिशमेंट इन दिस वे, promises are not founded on power, they are the empty words, untrulily incapable are securing man। देखिए, इनकी एक नीति आती है, शाड्य गुण नीति, द सिक्स फोल्ड पॉलिसी। यहाँ तक सबको क्लियर है? और ये जो नीति है मौलिक अधिकार के लिए बनाई गई थी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और राजा के गुण के बारे में इसमें चर्चा हुई है, राजा को के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। और इसीलिए मैं इसको हिंदी वर्ड्स में नहीं ट्रांसलेट कर रही, क्योंकि क्वेश्चन इसी रहेगा। तो ये मत समझिएगा कि इसका सिंपल वे वर्जन क्या होगा, ठीक है? संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, संशय, द्विवेदी भाव, ये सारे संस्कृत वर्ड्स हैं, क्योंकि मनुस्मृति, ठीक है, और धर्मसूत्र को उसमें लिखा गया था, संस्कृत वर्ड लिखा गया था। चार साधन क्या होते हैं, साम दाम दंड भेद, ये सब लोग जानता है। यहाँ तक क्लियर है? दंड व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? हाँ, डिप्लोमेसी है, ठीक है। इसी वजह से तो अब देख, हर इंसान अपनी बातें बोल रहा है, जाहिर सी बात, अगर मैं कुछ आपको बोलती हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा उससे रिलेट करे, है ना? और ये होना भी जरूरी है, अपना भी तो दिमाग जरूरी है ना। देखिए, यज्ञ दंड, दृग्य दंड, आर्थिक दंड और वध दंड, कौन कौन से दंड दे सकते हैं? पनिशमेंट दिए जा सकते हैं, रिब्यूक दिए जा सकते हैं, फाइनेंशियल पनिशमेंट दिए जा सकते हैं, और डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। और आपने देखा होगा कि बहुत बार प्राण दंड दे दिया जाता था राजाओं के द्वारा, है ना? और कुछ ऐसे का भी दंड दिया जाता था, राज्य से बाहर निकाल दिया जा सकता था, मतलब जाता था उस समय। आप लोगों ने पढ़ा होगा। कर व्यवस्था के बारे में क्या बात की है, उसमें थोड़ा जान ले। जिस प्रकार जोक, बछड़ा या मधुमक्खी अपने खाद्य थोड़े थोड़े ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़े थोड़े वार्षिक कर ग्रहण करने चाहिए। और ये एग्जाम्पल के साथ मनुस्मृति लिखा हुआ है। बिल्कुल
ये तो देखना पड़ेगा प्रकाश ये कौन सा प्रकार का दंड है। ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम, just as a leech, calf, or a bee takes a little bit of what it is, in the same way of king should take the little bit of annual tax from the people. हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने टैक्स की बात की हुई है। अब कोई नहीं रहेगा, एक सेकंड की छोटी सी चीज है वो बनी। अब जो राजा है उनको इन्होंने सबसे ऊपर रखा है। ठीक है। दूसरा, इन्हें मंत्री को दिया है। जो दूसरा स्थान है उन्होंने मंत्री को दिया है, क्योंकि मंत्री क्या करेगा, एडवाइस करेगा। क्लियर है। तो इसीलिए मंत्री परिषद जो है इनको इन्होंने इम्पोर्टेंट दी है। ये क्लियर हुआ। हाँ, किंग के ऊपर तो धर्म है, क्योंकि धर्म की वजह से तो राजा बना है ना, राज्य बना है, राजा बना है। तो मंत्री परिषद को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है। अब जो मंत्री होगा वो कौन बनेगा, ब्राह्मण। क्यों ब्राह्मण बनेगा, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ज्यादा क्या होता है, धर्म को पढ़ता है, इसीलिए, और वही जाके राजा को एडवाइस दे सकता है। हाँ। और एक होते हैं अमात्य। अमात्य कौन होते हैं, जो कंपनी चलाते हैं, है ना, कंपनी जो चलाते हैं। और लास्ट में कौन आ जाएगा, क्षुद्र। क्षुद्र कौन होगा, क्षुद्र के बारे में आप क्या जानते हैं। क्षुद्र क्षुद्र। हाँ। हाँ गरीब। हाँ ठीक है। क्षुद्र जो होगा वो जिसका सेवा करेगा, सेवादार। क्या पूछ रहे हैं विश्वजीत। हाँ, तो मैंने मंत्री की बात की है ना, जो मंत्री होंगे एडवाइस करेंगे और वो ब्राह्मण ही बनेंगे। अब इनकी अपनी राय हो सकती है ना। हाँ, अंतिम इन्होंने शूद्र को माना है, तो ये कुछ इन्होंने वर्ग बता दिए हैं। और इसीलिए हम लोग इसको पढ़े हैं, क्योंकि ब्राह्मण को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। मंत्री परिषद को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है।
अच्छा, अमात्य का मतलब एक आता है, ठीक है, वो मुझे देखना पड़ेगा, जो क्या चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, उद्योग चलाते हैं। एक वर्ण में से, ठीक है, संस्कृत वर्ड है तो नाम देखना पड़ेगा एक बार। किसको पता है एक बार बताइए। हाँ, वही व्यापारी, उद्योग जो चलाते हैं, व्यापारी वर्ग। क्लियर है ये? एक खत्म हो गया हम लोग का। हाँ, वैश्य। वेरी गुड। यही है जो व्यापारी हैं। क्लियर हो गया अब? वेरी गुड। अब कल हम लोग अपना नया टॉपिक क्लियर करेंगे। ये बहुत आसान टॉपिक था। चलिए सबको गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, शुभ रात्रि।